चलो आज हम लोग देखेंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से केपलर के नियम की व्युत्पत्ति। है ना, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या था? F बराबर जी एम एम बटे आर स्क्वायर। और यहां से केपलर के तृतीय नियम करेंगे, टी स्क्वायर आर का घात 3, जो था ना तीसरा नियम, वही है। हेडिंग डालो चलो। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से केपलर के तृतीय नियम की व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति कर लो या धनिया पत्ती कर लो, सब एक बराबर है। ठीक, चलो हेडिंग डालो, व्युत्पत्ति। अब देखो केपलर के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे हम लोग। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के लिए हमको क्या चाहिए? दो द्रव्यमान चाहिए, क्योंकि हम लोग का सूत्र क्या होता है? वही होता है जो पढ़े थे, ए बराबर जी बड़का जी छोटका एम, जी बड़ा एम छोटका एम बटे आर स्क्वायर। तो इसमें हम लोग का एक बड़ा एम रहता था, एक छोटा एम, मतलब दो पिंड रहते थे। तो हम लोग को दो पिंड चाहिए स्टार्टिंग का, है ना, दो पिंड चाहिए। दो पिंडों को रख के हम लोग क्या करेंगे? दो पिंड रख के हम लोग केपलर का गति देखेंगे, है ना। तो पहले दो पिंड लाएंगे, उसके बीच बल देखेंगे, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का बल, फिर केपलर का नियम लाएंगे और फिर हल करेंगे हम लोग, है ना। तो मान के चलते हैं एक सूर्य है, एक ही ठो है, 10 ठो तो है नहीं। एक सूर्य है जिसका द्रव्यमान क्या है? कैपिटल एम है। और इसके चारों ओर एक दीर्घ वृत्तीय कक्षा में एक हम लोग का कौन है? स्मॉल एम द्रव्यमान का एक ग्रह है, और ये क्या है? सूर्य है, जो आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। तो ये जो द्रव्यमान है, एम द्रव्यमान का ये सूर्य है या वस्तु है, ये इस पर बल लगाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला बल, या इस चित्र को बनाओ, फिर माना फलाना लिखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चित्र को बनाओ, यही छह चित्र का चित्र चित्र को बनाओ चलो। चलो लिखो, माना माना लिखो, सूर्य को पहले दे दूं कि ग्रह को पहले दूं? माना सूर्य जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, माना सूर्य, या माना एक सूर्य, ऐसे कैसे भी लिखो चलो। माना सूर्य जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, हो गया पूर्ण विराम। एक स्मॉल एम द्रव्यमान का ग्रह, एक छोटका एम द्रव्यमान का एक ग्रह, एक छोटा एम द्रव्यमान का ग्रह, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करता है। आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पे परिक्रमा करता है। आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करता है, कर लिया परिक्रमा। हाँ, तो अब देखो न्यूटन का नियम क्या है? दो ग्रह या दो द्रव्यमान की वस्तुएं एक दूसरे के समीप आती है तो उस पर एक बल लगता है ना, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। तो हम लोग क्या करेंगे? सूर्य द्वारा, उसी के नीचे देखो, सूर्य द्वारा एम द्रव्यमान की वस्तु पर या एम द्रव्यमान के ग्रह पर लगने वाला बल, सूर्य द्वारा एम द्रव्यमान के ग्रह पर लगने वाला बल, तो क्या होगा? एफ बराबर कैपिटल जी बड़का एम छोटका एम बटे आर स्क्वायर। समीकरण एक मानो तो मानो, मान लो चलो, अपना क्या जाता है। हो गया इतना चीज, इतना समझे? अब देखो, ये जो एम द्रव्यमान का ग्रह है, ये सूर्य के चारों ओर घूम रहा है,
मतलब कैसा गति कर रहा है, वृत्तीय गति। और हम लोग पढ़े हैं उस वाले चैप्टर में, किस वाले में, उस वाले में, है ना, वृत्तीय गति में हम लोग पढ़े हैं कि जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो तभी कर पाती है जब उस पर क्या लगे, आवश्यक अभिकेंद्र बल, है ना। तो ये जो एम द्रव्यमान का ग्रह इस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, ये इस पर बल लगा रहा है कितना, इतना, है ना। लेकिन ये जब इसके चारों ओर परिक्रमा कर रहा है तो इस पर भी एक बल लग रहा होगा केंद्र की ओर, है ना, जिसके कारण ये वृत्तीय गति कर पा रहा है। तो इस पर लगने वाला क्या, आवश्यक अभिकेंद्र बल, है ना। अब देखो चूंकि एम द्रव्यमान कैसा गति कर रहा है, हाँ, वृत्तीय गति करता है, तब इस पर आवश्यक अभिकेंद्र बल, इस पर आवश्यक अभिकेंद्र बल, तो आवश्यक अभिकेंद्र बल F बराबर क्या पढ़े हो, एम स्क्वायर बटे आर, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को से, है ना, तुलना कर दो, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण क्या है, एम वी स्क्वायर बटे, इधर क्या है, जी बड़ा एम छोटा एम बटे आर स्क्वायर, है ना। अब समझो, एम से एम खत्म, आर से एक आर खत्म, तो वी स्क्वायर बराबर बचेगा जी एम, एम तो खत्म बड़ा वाला, छोटा वाला, अब बटे क्या बचेगा, एक आर। इतना समझे। अच्छा, चाहो तो इसको समीकरण मान के छोड़ सकते हो, और नहीं मानोगे तब भी ठीक है, हम लोग का इतना में हो गया। अच्छा, हम लोग पढ़े हैं कौन सा, अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण में पढ़े हैं v बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू आर, और ओमेगा का मान कितना होता है, ओमेगा का एक और मान होता है, हाँ हाँ, लगभग लगभग 2 पाई/t होता है ना, 2 पाई/t। हम लोग पढ़े हैं v बराबर ओमेगा इंटू आर, और ओमेगा का मान होता है 2 पाई/t। ओमेगा मतलब क्या है, कोणीय वेग, कोणीय वेग है ना, कोणीय वेग है। अब देखो, ये एम द्रव्यमान का जो ग्रह है, ये इस पर ऐसे गति कर रहा है, तो इस पर पूरा एक चक्कर लगाने में वो कितना कोण घूमेगा, 360, है ना। 360 मतलब 180 धन 180, तो कितना होगा 360। 180 को पाई कहते हैं, तो इसको भी कितना कहोगे, पाई, तो पाई धन पाई कितना हो गया, 2 पाई, मतलब 2 पाई का मान कितना बराबर, 360, मतलब एक चक्कर पूरा काट रहा है, मतलब वो कितना गति कर रहा है, 2 पाई के बराबर, है ना। अब देखो, इतना के बराबर गति कर रहा है, 2 पाई के दूरी तय कर रहा है, और इसको दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, टी समय। वहां पर छोटा टी लिए थे, अभी ये आवर्त काल होगा, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रह है और गति कर रहा है तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा, तो ये हम लोग का टी क्या हो गया, उसका आवर्त काल हो गया, है ना। तो ओमेगा का मान कितना हो जाएगा, 2 पाई/t। तो यहीं पर हम लोग छोटा सा देखेंगे, परंतु v बराबर ओमेगा इंटू आर, और ओमेगा का मान तुम लोग रखोगे 2 पाई/t इंटू आर, तो v का मान 2 पाई/t इंटू आर होगा। समझे इसको कैसा कैसा है ना, हाँ। तो वी स्क्वायर के जगह में इतना मान रखोगे, तो वी स्क्वायर के जगह में मान रखोगे तुम लोग 2 पाई/2 पाई/r/t, इसको साथ में ले लिया, हाँ। अब वी का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, बराबर ये कितना है, इधर जी एम बटे आर, तो जी बड़ा एम बटे आर, हल कर दो, दो का वर्ग कितना, 4, पाई का वर्ग पाई स्क्वायर, और आर का कितना हो जाएगा, वर्ग बटे टी का वर्ग, बराबर जी बड़ा एम बटे आर। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर सबको एक जगह लेंगे। देखो, केपलर का तृतीय नियम क्या है, टी स्क्वायर और कितना है, के आर का पावर 3, यही है। तो हमको टी स्क्वायर रखना है, उधर क्या आता है उसी को देखना है, ठीक। तो टी को हम लोग उधर लेके जाते हैं, तो देखो इसको उधर लेके जाओगे तो टी स्क्वायर उधर होगा, और इसको इधर लेके आओ तो ये 4 पाई स्क्वायर है पहले से, आर इधर आएगा तो आर का घात कितना हो जाएगा, 3, अब बटे क्या हो जाएगा, जीएम, या जमा के लिखोगे तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर का घात 3 बटे जीएम। अब देखो यहां
4 पाई स्क्वायर बटे जी एम बराबर क्या है के, जो क्या है नियतांक के बराबर। नियतांक के बराबर जो मान ना बदले उसको हम लोग क्या कहते हैं नियतांक। यहां पर देखो तुम कुछ भी करो, 4 हम लोग का तो संख्या है, पाई पाई है ना, उसका मान तो बदल नहीं सकता। जी क्या है वो भी नहीं बदलेगा, और एम क्या है किसका, सूर्य देवता का। तो सूर्य देवता का जो द्रव्यमान है उतना ही रहेगा, चाहे पिंड को तुम यहां करो वहां करो कहीं भी करो, सूर्य का द्रव्यमान जो है उतना ही रहेगा। तो हम लोग का इतना पूरा नियतांक है, तो इतना जगह हम कितना कर सकते हैं के। तो टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर बराबर कितना हो गया के आर का घात 3। और हम लोग अनुक्रमणपाती को हटाते हैं तो के लगता है, तो इसी को रिवर्स कर दो उल्टा, तो टी स्क्वायर अनुक्रमणपाती कितना हो जाएगा आर का घात 3 आ गया। एक चीज याद रखना, जब भी ऐसा करते हो ना, किसी एक नियम से दूसरा नियम का व्युत्पत्ति करते हो, तो जिस नियम से दूसरे नियम को ला रहे हो, तो कॉन्सेप्ट पहले नियम का रहता है और चित्र या जो भी है वो दूसरे नियम का रहता है। यहां पर देखो पहले नियम का मैं लाया हूं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से केप्लर के तृतीय नियम की उत्पत्ति, है ना। तो पहला पार्ट तो इतना है हम लोग का न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम। दूसरा पार्ट हम लोग क्या ला रहे हैं केप्लर के तृतीय नियम की उत्पत्ति, ये ला रहे हैं हम लोग। तो देखो आ जाएगा लाइट, डीओ चढ़ा रहे होंगे, एक ठो को चालू रहने दे लाइट पता चलेगा। हाँ शुरू चला चालू कर दे बस। तो देखो हम लोग को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से लाना है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण में बता दिया एफ जी एम बटे आर स्क्वायर। हमको पता है जी एम एम बटे आर स्क्वायर कब आता है, जब दो पिंड एक दूसरे के समीप रहते हैं। तो दो पिंड एक दूसरे के समीप हम लोग ला दिए, लेकिन हमको लाना क्या है केपलर का नियम। और केपलर का नियम में वही दो पिंड क्या है सूर्य और ग्रह है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या करता है परिक्रमा करता है। तो हमको उसको किस रूप में दिखाना था केपलर के नियम के रूप में। तो इसलिए हम लोग इसको ये वाला चित्र बनाए। नहीं चाहता तो हम लोग ऐसे चित्र नहीं बना सकते थे, एक कैपिटल एम द्रव्यमान का है फिर एक छोटा एम द्रव्यमान का है, इनके बीच की दूरी आर है तो इन पर लगने वाला बल सीधा मैं ये निकाल सकता था। लेकिन ये करके मैं लाता तो हम लोग का ये कहाँ आता विकेंद्र बल, ना तो हम लोग का केपलर का नियम सिद्ध नहीं होता, क्योंकि केपलर का नियम तृतीय नियम क्या कहता है प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, और यह जो परिक्रमा करने का जो समय है वो उसकी त्रिज्या के परिक्रमण काल का जो वर्ग है वो उसकी त्रिज्या के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब घन के, है ना। तो इस तरीके से हम लोग को परिक्रमा करवाना था दोनों ग्रह में से किसी एक ग्रह को, तो इसलिए हम लोग इसको किए। समझे, चलिए इसको नोट करिए, नोट करिए फिर दूसरी दुनिया में प्रवेश करेंगे। हाँ ब्रो, ये हो गया ना, ये हो गया। चलो अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, न्यूमेरिकल है। अब देखो एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का, दो न्यूट्रॉनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या बोला है, दो न्यूट्रॉन बोला है, दो न्यूट्रॉनों के केंद्रों के बीच की दूरी 10 की घात -12 मीटर है ना। उनके बीच गुरुत्वीय बल की गणना कीजिए। तो गुरुत्वीय बल का सूत्र क्या होता है, एफ बराबर जी एम एम बटे आर स्क्वायर। अब M1 और M2 है ना, या इसको कैपिटल एम स्मॉल एम ऐसे करके भी ले सकते हो, या अब दो न्यूट्रॉन बोला है तो एक को M1 ले लेते हैं और एक को क्या ले लेते हैं M2। तो पहले तो हम लोग को न्यूट्रॉनों का मास सही है, कितना द्रव्यमान होता है, कितना होता है, याद रखना न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सबका द्रव्यमान। हल देखो दिया है हमको न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमको पता है M1 बराबर M2। अब दो न्यूट्रॉन है तो दो न्यूट्रॉन है, देखो ये दो न्यूट्रॉन है, मान लो पहला न्यूट्रॉन है और ये दूसरा न्यूट्रॉन है ना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 की घात -12 मीटर। दोनों के केंद्र से दूरी है ना, दोनों की केंद्र से दूरी कितना है 10 की घात -12 मीटर। दोनों का द्रव्यमान हमको चाहिए, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान M1 M2, चाहे एक न्यूट्रॉन लो चाहे 10 न्यूट्रॉन लो, सब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.67 गुड़ी 10 की घात -27 किलोग्राम। ठीक, ये होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। उसके बाद देखो हमको सूत्र में क्या चाहिए, हमारे पास सूत्र है F बराबर जी M1 M2 बटे आर स्क्वायर। आर दिया है, M1 M2 ले आए, अब जी को लाना है। तो जी का मान कितना होता है ग्रेविटी का 6.67 गुड़ी 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसे करके होता है, और शायद किलोग्राम स्क्वायर होता है।
किलोग्राम स्क्वायर। हिंदी में लिखना चाहोगे तो हिंदी में लिख लो, अब इसको इंग्लिश में हिंदी में लिखो तो इसको भी लिख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अब मान को रखते जाओ सीधा, सूत्र हमको पता है, F बराबर, इधर किनारे में करता हूं ना क्योंकि ज्यादा लगेगा जगह, F बराबर G m1 m2 बटे आर स्क्वायर। मान को रखो, G का मान रखोगे 6.67 गुणित 10 की घात -11 गुणित m1 का मान रखोगे 1.67 गुणित 10 की घात -27 गुणित m2 का मान भी उतना ही रखोगे 1.67 गुणित 10 की घात -27 पूरे का बटा r का वर्ग, r है 10 का घात -12 पूरे का कितना वर्ग। हो गया। थोड़ा सा हल करोगे तो इसको हम लोग जो कहते हो रखते हैं 6.67 गुणित 1.67 गुणित 1.67 10 का घात -11 -27 कितना होगा, ये जुड़ेगा ना सब, है जोड़ दो 27 27 11, हाँ 7 7 14 1 15 का 5 हासिल 1 2 2 4 2 6 65, ठीक 27 2 64 54 और 10 11 65 हो गया। तो ये हो गया 65 और किस में रहेगा, माइनस में, बटे 10 का घात -12 दोने पढ़े हो ना, उसमें a का घात m और पूरे का घात n हो तो a का घात m गुणित n हो जाता है, 9वीं 10वीं सब में पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो बस वही वाला फार्मूला लगा है हम लोग का। अब इसी में आगे देखो, इसको हल करते जाएंगे, हल करते जाओगे तब तो बनेगा, नहीं तो गड़बड़ाएगा। तो हल कर देते हैं, चलो ये घटे, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना, और ये घटेगा, तो इन दोनों को पहले हल करते हैं हम लोग। 1.67 गुणित 1.67 इसको पहले हल करो, तो दशमलव का फिर हाल के लिए भूल जाओ, है ना। 7 7 49 और 7 6 42 42 और 4 46 46 का 6 हासिल आया 4 और 7 7 49 का 9 7 6 42 और 7 1 कम 7 7 4 11 6 का कर दो 6 7 42 का 2 हासिल आया 4 और 6 6 का 36 36 और 4 40 का 0 हासिल आया 4 6 कम 6 6 4 10। अब 1 का करोगे तो 1 आएगा 1 6 7 तो 9 का 9 6 2 8 और 7 1 8 और 6 1 7 और 1 1 2, ठीक। 1 2 के बाद दशमलव था, फिर 1 2 के बाद दशमलव था, तो 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 4 के बाद दशमलव, ठीक। तो ये हो जाएगा हम लोग का, आगे हल करोगे तो 6.67 गुणित कितना 2.7889। तो हम लोग क्या करते हैं 8 को छोड़ देते हैं इधर को और सार्थक अंक में इसको छोड़ते हैं, तो हम लोग का क्या बनता है 1 बढ़ जाता है। तो हम लोग देखो एक्यूरेट बुक जैसा आंसर नहीं आएगा लेकिन तुम्हारा हल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दशमलव कितना 79, क्योंकि सार्थक अंक छोड़ने वाला संख्या कौन सा है 8, जो 5 से बड़ा है तो सामने वाली संख्या में 1 जुड़ जाती है, तो हम लोग का 1 जुड़ गया तो 8 हो गया 9, समझे इतना। अब देखो गुणित 10 की घात ये कितना है -65 और गुणित 10 की घात इसको ऊपर लेके जाओ तो +24 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को हल करो, तो इन दोनों को यहीं पास हल कर देते हैं और इसको हम लोग हल कर देंगे। तो 6.67 गुणित 2.79, तो दशमलव को 1 सेकंड के लिए भूल जाते हैं हम लोग, अंधे हैं। 9 7 63 का 3 हासिल आया 6 9 6 का 54 54 और 6 60 का 0 हासिल आया 6 9 6 का 54 54 और 6 60 आएगा ना, देखना तुम लोग भी गुणा करते रहना। 9 7 63 का 3 हासिल आया 6 9 6 का 54 अच्छा 60 का 0 हासिल आया फिर 9 6 का 54 से 60, हाँ ठीक है। 7 7 49 का 9 हासिल आया 4 और 6 7 42 42 4 46 का 6 हासिल आया 4 फिर 7 6 का 42 और 42 और 4 46। अब 2 ठोकट 2 7 14 का 4 हासिल आया 1 2 6 का 12 और 1 13 का 3 हासिल आया 1 फिर 2 6 का 12 और 1 13 3 का 3 9 का 9 6 4 10 0 हासिल आया 1 6 6 12 12 1 13 13 3 16 का 6 हासिल आया 4 और 4 8 और 1 का 1, है ना। तो ये हो गया 18 60 9 3
एक दो तीन चार, चार के बाद दशमलव, तो एक दो तीन चार, चार के बाद दशमलव। ठीक, गुणित 10 की घात -65 और धन 24, तो ये हो गया 18.6093 गुणित 10 का घात कितना आ जाएगा, हल करोगे तो 42 -42। आंसर ऐसे दिया है, कैसा दिया है? 41 या ब्रो, आंसर कितना दिया है? 40 में दिया है। तो एक हम लोग और हल कर देते हैं, एक छोटा सा हम लोग और हल कर देते हैं। क्या करेंगे, इसमें से एक इसको दोगे तो ये हो जाएगा 1.8609 गुणित 10 की घात कितना हो जाएगा, 40। अगर बुक जैसा लाओगे तो, बुक जैसा नहीं लाओगे तो ये हम लोग का एक्यूरेट वैल्यू है। बुक में तो इतना दिया है 1.8 गुणित 10 की घात -40 दिया है ना, हम लोग इससे ज्यादा शुद्ध लाए हैं, क्योंकि दशमलव के जितने स्थान तक तुम आगे लाओगे उतना ही शुद्ध मान है। जैसे पाई का मान हम लोग क्या करते हैं, 3.14 लिखते हैं ना, 3.14, तो क्या है, शुद्ध है? नहीं है, मान के चलते हैं, लेकिन उतना शुद्ध नहीं है। दशमलव के 50 स्थान तक तुम जो लाओगे ना पाई का मान, वो ज्यादा शुद्ध होता है। 50 स्थान तक होता है, दशमलव के 50 स्थान तक पाई का मान आता है, पढ़े हो? हाँ, कक्षा 9वीं में गणित के लास्ट में है वो। दशमलव का पाई का मान दशमलव के 50 स्थान तक है। कौन कौन सी संख्या बार बार आई है उसको लिखिए करके, कितनी बार आई है करके, 0 कितना बार आया, 1 कितना बार, 9वीं के गणित में है। तो बस वही है, तो जितना दशमलव के बाद तुम संख्या लाओगे उतना ही तुम्हारा मान ज्यादा शुद्ध होता है। तो ये हम लोग का कितना आ गया, एफ का मान है, ये एफ का मान मिल रहा है, ये सब हम लोग का एफ का मान है। अतः हम लोग सीधा लिखेंगे एफ बराबर 18.6093 गुणित 10 की घात -41, और ये क्या है, सॉरी 14, 41 बोल के 14 लिख रहा हूं। और ये क्या होगा, न्यूटन। ये न्यूटन लिखना मत भूलना ना, जो भी तुम लोग को अगर न्यूमेरिकल हल करने के लिए देता है तो उसका मात्रक लिखा करो। बल है तो बल का मात्रक न्यूटन, त्वरण ज्ञात कीजिए बोला तो मीटर सेकंड स्क्वायर, है ना, वेग बोला तो मीटर प्रति सेकंड, ये सब हम लोग का याद रखना। ठीक, इसको नोट कर लिए रहो। अब हेडिंग डालो जियो जी में संबंध, अंतर, अंतर जी, अंतर अंतर, तो संबंध पढ़ पढ़ के हमारा भी रिलेशन बन जा रहा है एक, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब देखो जी और जी में अंतर है ना, डिफरेंशन बिटवीन छोटका जी और बड़का जी, अरे बिटवीन है वो, हाँ चटक गया ना। जी और जी देखो, अब देखो ये जो ग्रेविटी ये है जी, ये जी क्या है हम लोग का, गुरुत्वीय त्वरण है ना। पहला हम लोग का क्या रहेगा, ये गुरुत्वीय त्वरण जो है अलग अलग स्थानों पर क्या होता है, अलग अलग होता है ना। इसका मान अलग, धीरे अलग अलग स्थानों पर कैसा होता है, अलग अलग होता है। ठीक, अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। और इसका मान ये क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है, तो इसका मान सभी अलग अलग स्थानों पर वैसे होता है, इसका मान सभी जगह पर समान होता है। इसी को तो इसको सार्वत्रिक कहते हैं, क्योंकि सब जगह एक जैसा होता है।
ठीक। दूसरा, इसका जो मात्रक है, लिखते जाओ फिर उसके समझा दूंगा। इसका जो मात्रक है वो होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड का स्क्वायर। इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो इंग्लिश में लिख सकते हो मीटर। और इसका जो मात्रक है ये होता है मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। तीसरा, यह सदिश राशि है, और यह कैसी राशि है? अदिश राशि। चौथा, चौथा विमीय सूत्र है, देना चाहो तो इसका विमीय सूत्र कितना होता है? अब मीटर सेकंड का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा m0L_t-2, क्योंकि द्रव्यमान है ही नहीं। इसका विमीय सूत्र, अब देखो इसमें किलोग्राम है, मीटर है, समय तो है ही, तो इसमें हो जाएगा m-1 L-3 और t-2, सब माइनस माइनस, शायद अच्छा ये प्लस में रहेगा। ठीक, ये होता है। ये न्यूटन है ना, यहाँ पर न्यूटन, न्यूटन को छोड़ डाला हूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। अभी जी का मान रखा हूं तो उसमें रखा हूं, और यहाँ पर भूल गया, यहाँ पर भूल गया। नहीं नहीं, एक साथ रहे। कहाँ पर? अच्छा ये, ठीक, चलो इसका परिभाषा देना चाहोगे तो दे सकते हो, नहीं दोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। छोटा छोटा देना, अंतर में, ज्यादा बड़ा हमको नहीं देना रहता है ना, ये अंतर है। हो जाएगा तो बताना, फिर अंतर बताते हैं। अब देखो इसमें जी और जी में हम लोग देख रहे हैं ना अंतर। इसमें समझो क्या क्या चीज है। एक तो है इसका मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, क्योंकि ये क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। ये हम लोग का क्या है? हाँ, गुरुत्वीय त्वरण है। और ये क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है। ठीक, तो ये गुरुत्वीय त्वरण है, तो इसका मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होगा। पृथ्वी के अलग अलग जगह पर जाओगे तो वहां पर अलग अलग जगह पर अलग अलग मान होगा। और जी जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है, सार्वत्रिक शब्द से ही पता चल रहा है, सभी जगह पर इसका मान क्या होगा? एक समान होगा। यहां पर इसका मात्रक होता है मीटर सेकंड स्क्वायर, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम का घात -2, है ना। मतलब नीचे रहता है, बटा में करके ऊपर लेके जाओगे तो ये होता है ना। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, बटा करके किलोग्राम को प्लस में लगा दोगे, है ना। और ये सदिश राशि है, गुरुत्वीय त्वरण, है ना। और ये कैसी राशि है? अदिश, क्योंकि सब जगह एक समान है तो ये अदिश राशि रहेगी, है ना, उस पर दिशा पर निर्भर नहीं करता। विमीय सूत्र इसका m0L_t-2 होगा, और मीटर है तो एल का मान है, और सेकंड का वर्ग है तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो टी का -2, है ना। और यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 है, तो इसका हम लोग का ये हो गया। न्यूटन का मान रखोगे तो वो कट फिट के हम लोग का इतना बनेगा, और बनने के बाद हम लोग उसको चेंज करेंगे। ठीक, अच्छा एक चाहो तो तुम परिभाषा भी दे सकते हो। परिभाषा क्या दे सकते हो? गुरुत्वीय त्वरण किसको कहेंगे? स्वतंत्रता पूर्वक अगर किसी वस्तु को छोड़ते हैं तो जब वो नीचे गिरती है तो जो उसका त्वरण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसमें तुम लोग क्या परिभाषा दे सकते हो? ग्रेविटी के लिए हम लोग कह सकते हैं कि एकांक द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक दूसरे पर जितना बल लगाती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। जितने बल से एक दूसरे को आकर्षित करती है उसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक, समझे? तो आज में तुम लोग का चैप्टर खत्म हो गया। अब कल हम लोग इसी का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, है ना, इसका 2.0।
जो है हम लोग का क्या, उपग्रहों की गति और पलायन वेग। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही।